हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डाइजेशन सिस्टम। ये जो डाइजेशन सिस्टम टॉपिक है, ये टॉपिक लिया है मैंने न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले थे, उस चैप्टर से ये डाइजेशन सिस्टम टॉपिक लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और हमारी बॉडी में डाइजेशन सिस्टम है, जो पशु होते हैं उनमें भी डाइजेशन सिस्टम होता है। तो अब जो मैं आज का ये डिस्कशन रखने वाली हूँ डाइजेशन सिस्टम का, ये डाइजेशन सिस्टम आज हम ह्यूमंस के बारे में कि हमारी बॉडी में डाइजेशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करते हैं, ऑर्गन इस डाइजेशन सिस्टम में, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डाइजेशन सिस्टम। सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं ये डाइजेशन सिस्टम जो टॉपिक है ये इजी वीजी वे में आपको बताने वाली हूँ और जो एग्ज़ाम में आता है सिर्फ उसी को बताऊँगी। और तो सभी देखिएगा इस वीडियो को। चलिए देखिए, हमारा जो टॉपिक है डाइजेशन सिस्टम, तो इसमें हम देखेंगे हम ह्यूमंस में डाइजेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ओवरव्यू देने से पहले बताऊंगी कि ये डाइजेशन होता क्या है, कैसे होता है ये डाइजेशन। देखिए, जटिल पदार्थों का, जटिल जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन जटिल खाद्य पदार्थों का छोटे अणुओं में टूटना ही डाइजेशन होता है। बात करें बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना ही डाइजेशन होता है। या फिर मैं दूसरा बोलूँ जो मैंने अभी बताया, जटिल खाद्य अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना डाइजेशन होता है। कैसे? देखिए, जो बड़े मैंने अणु की बात की है, बड़े अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो ब्रेक होता है छोटे मॉलिक्यूल में ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में मैं एग्जांपल की बात करूँ वीट की, वीट में प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम स्टार्च। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब दूसरा मैं जो बड़ा मॉलिक्यूल आपके सामने अभी बताने वाली हूँ, तो देखिए जैसे फैट, जो ये फैट है, फैट छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है। फैट का एग्जांपल देखिए, ऑयल, घी, ये क्या है? ये हमारे फैट है, यानी वसा है। वसा एक बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़ा अणु है जो टूटता है फैटी एसिड में। ये इसका छोटा मॉलिक्यूल है। फैट का छोटा मॉलिक्यूल क्या होता है? फैटी एसिड। दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन भी बड़ा मॉलिक्यूल है। प्रोटीन का एग्जांपल जितनी भी दालें होती है, सोयाबीन है, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। पल्सेस, तो ये जितनी भी पल्सेस हैं ये इनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन का जो छोटा मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड है। आप सभी चाहे तो एक स्क्रीनशॉट, इस जो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, ये लिखा है, इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं बीच में इरेज करने वाली हूँ। अच्छे से डिफाइन करेंगे इसको। तो देखिए, हमने देखा अभी डाइजेशन क्या है, जटिल खाद्य अणुओं का टूटना। किसमें टूटते हैं? छोटे अणु में टूटते हैं। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। और ये बड़े मॉलिक्यूल मैंने बताया जैसे कार्बोहाइड्रेट, जिसे स्टार्च कहते हैं, ये टूटता है छोटे मॉलिक्यूल ग्लूकोज में। जो इसका एग्जांपल मैंने वीट को लिया, यानी गेहूं। फैट का जो मैंने एग्जांपल, फैट भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एग्जांपल लिया ऑयल, घी। ये सब क्या है? वसीय पदार्थ हैं, ये फैटी होते हैं। फैट चेंज होता है छोटे मॉलिक्यूल फैटी एसिड में। प्रोटीन भी बड़ा मॉलिक्यूल है, पल्सेस में पाया जाता है और ये चेंज होता है अमीनो एसिड में। तो ये हमने देखा ये बड़े मॉलिक्यूल, तो बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना ही प्रोसेस क्या होता है? डाइजेशन। तो हमने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को देखा। क्या नहीं देखा हमने यहाँ पर? विटामिन्स और
मिनरल्स को नहीं देखा। देखिए जो विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं ये हमारी बॉडी इनको छोटे फॉर्म में ही लेती है, स्मॉल फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है इनको हमारी बॉडी। अब देखिए ये जो विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं इनको हम ऐसे ही तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनको लेते हैं छोटे फॉर्म में। और ये हम कैसे लेते हैं, ये हम कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसमें ये विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और जनरली जो विटामिन प्रेजेंट होते हैं ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ले जाते हैं छोटे फॉर्म में, इसलिए इनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही हमारी बॉडी इनको डाइजेस्ट कर लेती है। तो अब दूसरा हम यहाँ पर डाइजेशन हमने देख लिया। डाइजेशन की स्टेजेस देखिए कि जिन स्टेजेस से गुजरते हुए हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। देखिए डाइजेशन की स्टेज की बात करें तो सबसे पहली जो स्टेज है डाइजेशन की, इसे बोलते हैं इंजेशन। ये जो इंजेशन है, इंजेशन की हिंदी क्या है, अंत ग्रहण। देखिए स्टेजेस से क्वेश्चन आता है हर साल एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आता है इन स्टेजेस से। तो देखिए ये जो इंजेशन है इसकी हिंदी है अंत ग्रहण। इंजेशन में क्या करते हैं, जब हम खाना, जिस खाने को हम अपने मुंह में लेते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। खाने यानी खाना जो हम रोटी खाते हैं उसको तोड़ के जो मुंह में लिया टुकड़ा, उसी प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन, मीन्स अंत ग्रहण कहते हैं। दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। देखिए इस डाइजेशन प्रोसेस ये कहाँ पे, अब देखिए डाइजेशन जो प्रोसेस है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारे माउथ से एनस तक का जो प्रोसेस होता है, यानी मलद्वार, मुंह से मलद्वार तक का जो प्रोसेस है ये सब डाइजेशन, इसको कहते हैं डाइजेशन, मुंह से एनस तक का। अब देखिए जो डाइजेशन प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से ही। हमारे माउथ में फिजिकल और केमिकल दोनों ही रिएक्शन होती है। देखिए जैसे ये खाना, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम लिया है, ये समझिए माउथ है, ये माउथ, यहाँ पे माउथ वाले पार्ट को बोलते हैं इसको बोलते हैं बकल कैविटी। अब देखिए जो मैंने टुकड़ा बोला इंजेशन, सबसे पहले खाने की स्टार्टिंग किस प्रोसेस से और किस स्टेज से हो रही है, इंजेशन से हो रही है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम टुकड़े को तोड़ के अपने मुंह में ले रहे हैं, यानी खाने को क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। दूसरा जो स्टेज है डाइजेशन है, जिसमें शुरुआत होगी माउथ से, खाने की शुरुआत माउथ से होगी। माउथ के इस पार्ट को जिससे खाने की शुरुआत होगी इसको कहते हैं बकल कैविटी, यानी मुख गुहा। जब ये टुकड़ा हमारी मुख गुहा में जाता है, यानी अब मैं इस बकल कैविटी वाले प्रोसेस की बात कर रही हूँ। अब देखिए जो टुकड़ा हमारे मुंह में गया, तोड़ के हमने डाला, इसमें मैंने बताया हमारे मुंह में दो क्या होती है, प्रोसेस होती है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रोसेस देखिए क्या होता है, एकदम मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट चल रही हूँ। फिजिकल प्रोसेस होता है जब हमने टुकड़ा मुंह में दिया, उस टुकड़े के जब छोटे छोटे पीसेज हम तोड़ लेते हैं, उसी को कहते हैं फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो रोटी का टुकड़ा लिया उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, दांत ने काटा, दांत वाला प्रोसेस मैं कल डिस्कस करूंगी इसको। तो अभी देखिए हम सिर्फ डाइजेशन को ही डिस्कस करेंगे। तो माउथ में जैसे ही टुकड़ा गया उसके छोटे छोटे जो पीसेस हो गए हैं उसे कहते हैं फिजिकल प्रोसेस। फिर उसके बाद आपने देखा होगा जब हम किसी टुकड़े को ज़्यादा बार चबा लेते हैं, लगभग 32, एक टुकड़े को 32 बार चबाना चाहिए, तब हमें क्या लगता है, कई बार रोटी मीठी लगने लगती है। तो वो जो मीठी लगती है रोटी, वो हमें तभी लगती है जब हमारे मुंह में ही केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो है 32 बार टुकड़े को चबाते नहीं है तो मीठी नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी मीठी सभी को लगती है कि जैसे बातों बातों में खाना खाते हैं तो कई बार टुकड़ा ज़्यादा चबा लिया जाता है, तो वो फीलिंग सबने ली होगी उस टुकड़े को, मीठा जो हमारे मुंह में जो मीठा फील होता है खाना कई बार, वो क्या होता है, तब हमारे माउथ में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसे ही कहते हैं केमिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, देखिए इस प्रोसेस में क्या होगा, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट जो रोटी का टुकड़ा है इसके साथ मिल जाएगा हमारा सलाइवा, यानी लार मिक्स हो जाएगी। जब ये स्टार्च और सलाइवा साथ में मिक्स हो जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे माउथ में देखिए जब ये खाना बन जाता है, मीठा लगता है जब, तो इसमें फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का। अब बात करें हमारे माउथ में, देखिए जो खाना चब गया है वो बना किस में है, बकल कैविटी में बन रहा है। इस खाने की जो ये फॉर्म बनती है इसे कहते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म होती है हमारे खाने की। जो ये सेमी सॉलिड फॉर्म है खाने की, इसे कहते हैं बोलस कहते हैं इस खाने को।
जो हमारे माउथ में खाना डाइजेस्ट हुआ है उस खाने की फॉर्म को कहते हैं बोलस। ये कैसा है? सेमी सॉलिड है, पूरा लिक्विड नहीं बनाया हमारे माउथ में खाना, किस फॉर्म में बनाया? सेमी सॉलिड। और इस फॉर्म का नाम क्या है? बोलस। क्वेश्चन में आए कि हमारे माउथ में जो खाना किस फॉर्म में बनता है? सेमी सॉलिड फॉर्म में बनता है। और इस फॉर्म का, इस खाने का नाम क्या है? इस खाने को कहते क्या है? क्या फॉर्म है इस खाने की? इसको कहते हैं बोलस। बोलस कहते हैं इस खाने को, जो हमारे माउथ में डाइजेस्ट होता है खाना, उसको कहते हैं बोलस। अब ये बोलस जो खाना है ये जाएगा डायरेक्ट, ये देखिए ये लंबा सा एक पाइप होता है जो होता है 25 सेंटीमीटर का। ईसोफिगस कितना लंबा होता है? 25 सेंटीमीटर। ईसोफिगस में खाना रुकता नहीं है, डायरेक्ट जाता है स्टोमक में। ये है स्टोमक, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टोमक है। ईसोफिगस से डायरेक्ट खाना जाता है, ये बीच में आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं डायफ्राम। यहीं से ये नली, ये ईसोफिगस, डायरेक्ट खाना कहाँ से जाता है? ईसोफिगस से होता हुआ बकल कैविटी से ईसोफिगस में जाएगा, इससे डायरेक्ट आएगा स्टोमक में। स्टोमक में जब खाना आता है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए स्टोमक में होता है एक जूस होता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। अगर क्वेश्चन आए कि बताइए स्टोमक में कौन सा जूस बनता है, तो वो जूस बनता है गैस्ट्रिक जूस बनता है। इस गैस्ट्रिक जूस में, ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होती है खाने की, ये उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। अगर पूछा जाए कि हमारे जो डाइजेशन सिस्टम में गैस्ट्रिक जूस जो स्टोमक में प्रेजेंट होता है, हमारे डाइजेस्टिव जो गैस्ट्रिक जूस होता है कहाँ प्रेजेंट है? हमारे स्टोमक में प्रेजेंट है। इसका क्या काम होता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करता है। इसके बाद जो खाना है स्टोमक से, ये खाना कहाँ जाएगा? ये जाएगा इस पैनक्रियाज में जाएगा। खाना कहाँ गया? पैनक्रियाज में जाएगा। पैनक्रियाज के पास भी जूस होता है, इसके जूस का नाम है, जो पैनक्रियाज के पास होता है, पैनक्रिएटिक जूस। ये पैनक्रिएटिक जूस क्या करता है? जो खाने में प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। इस पैनक्रियाज का पैनक्रिएटिक जूस किसको पचाने में हेल्प करता है? प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। इसके बाद जो है खाना कहाँ जाता है? इसके बाद खाना जाता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। सभी को पता है हमारी जो डाइजेशन सिस्टम में 2 इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हिस्सा है इसका एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है ये किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो डाइजेशन प्रोसेस अभी हमने कहाँ देखा? मुख से गया ईसोफिगस पाइप में, ईसोफिगस पाइप से डायरेक्ट गया स्टोमक में, स्टोमक से गया अभी पैनक्रियाज में। अभी खाना पैनक्रियाज तक ही है। यहाँ पर देखिए ये जो डक्ट होती है, ये डक्ट, ये देखिए ये नली सी लगी हुई है, इनको बोलते हैं डक्ट। अभी यहाँ पर देखिए तीसरा जो हमारा स्टेज आया एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अब देखिए ये जो एब्जॉर्प्शन, जो एसिमिलेशन, ये स्टेजेस है दोनों। एब्जॉर्प्शन के पार्ट होते हैं क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए ये जो है बीच में ये जो जा रही है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है 6.25 मीटर, इतनी ये मीटर की होती है, 6.25 मीटर की। और जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये 1.5 to 1.8 मीटर की। देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन है ऊपर वाली, गलत लिख दिया, 1.5 से 1.8 मीटर की ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं बड़ी आंत। इसका दूसरा नाम जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हिंदी में बृहंत्र के नाम से आता है। तो इस बड़ी आंत को बृहंत्र कहते हैं। क्षुद्रांत बोलते हैं छोटी आंत को, इंग्लिश में से स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं या छोटी आंत भी कहते हैं। तो शुद्ध हिंदी इनकी बृहंत्र और क्षुद्रांत, और खाना जैसे अंत ग्रहण, ये वाले वर्ड्स यूज होंगे, ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं शुद्ध हिंदी वाले। अंत ग्रहण, मैंने बड़ी आंत के लिए बृहंत्र बोला, क्षुद्रांत बोला, हिंदी में ये यूज होते हैं। अभी देखिए यहाँ पर बात चल रही थी, ये किसके पार्ट है? एब्जॉर्प्शन के पार्ट है। कि एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन की हिंदी अवशोषण, ये मैंने लिखा है इधर, अवशोषण एवं स्वांगीकरण। तो इस अवशोषण में जब प्रोसेस चल रहा है, किसका चल रहा है?
इसका चल रहा है बड़ी आंत और छोटी आंत का, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं छोटी आंत को, बड़ी को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और अब देखिए मैंने बताया यहाँ पर बड़ी होती है 1.5 से 1.8 और जो छोटी है ये 6.25 मीटर की होती है। अब देखिए हमने देख लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन को और लार्ज इंटेस्टाइन को देख लिया है, तो इनके हमने देखा कितने मीटर की होती है। बड़े वाली ये होती है जो बड़ी आंत होती है 1.5 से 1.8, ये 6.25 मीटर होती है। देखिए हमारे जो डाइजेशन का जो ऑलमोस्ट खाना है वो डाइजेस्ट किसके द्वारा होता है, ये इस स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ही होता है। हमारे डाइजेशन सिस्टम में ऑलमोस्ट खाना पचाने का जो काम होता है वो होता है छोटी आंत के द्वारा होता है। और जो ये अब बात सोचेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी इस बड़ी आंत का क्या काम है, ये खाने को नहीं पचाती है, ये खाने को नहीं पचाती हैं। खाने को पचाती है तो ये सिर्फ क्या पचाती है, ये वाटर, और जो हम बीच में जब हमें कुछ हो जाता है जो दवाइयाँ लेते हैं उन दवाइयों को पचाने का काम करती है ये बड़ी आंत। और दूसरा जो वाटर जो हम पानी पीते हैं उसको पचाने का काम करती है ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये इसके ये 2-3 काम हैं, दवाई को और पानी को पचाने का। और साथ में देखिए जो हम कई बार दही, डोसा, ये जो फर्मेंटेड हम कार्बोहाइड्रेट खाना खाते हैं ना, फर्मेंटेड खाना खाते हैं जैसे डोसा, दही, उनको पचाने का काम कौन करती है, ये बड़ी आंत करती है। ऑलमोस्ट जो खाना है उसको पचाने का काम कौन करती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। 90 से 95% काम खाने का पचाने का स्मॉल इंटेस्टाइन कर रही है और 5 से 10% काम कौन कर रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन कर रही है। और यहाँ पर हमने ये पैनक्रियाज को देखा, स्टोमक को देखा, लीवर को नहीं देखा था। लीवर भी देखिए, लीवर के पास भी एक जूस होता है जिसे कहते हैं बाइल जूस कहते हैं। लीवर के पास भी एक जूस होता है। ये जो जूस इकट्ठा होता है लीवर के अंदर, इसी के अंदर एक ऑर्गन और होता है गाल ब्लेडर, इसको कहते हैं पित्ताशय यानी पित्त की थैली। देखिए जब अक्सर देखा गया है कि पित्त की थैली में जब पथरी हो जाती है तो उस पूरी पित्त यानी इस गाल ब्लैडर को ही निकालना पड़ता है, इस पूरे को, क्योंकि छोटा सा हिस्सा होता है, इसको ही निकालना होता है। तो देखिए इसको निकाला क्यों जाता है कि जब छोटा सा हिस्सा होता है तो पथरी ऐसे नहीं निकाला जाता है। इस गाल ब्लैडर में क्या इकट्ठा होता है, बाइल जूस इकट्ठा होता है। तो लीवर में जो बाइल जूस है वो इकट्ठा कहाँ हो रहा है, इस पित्ताशय में यानी पित्त की थैली में इकट्ठा होता है बाइल जूस। अब देखिए खाना किसने पचाया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने। अब यहाँ से खाना हमारी सेल्स तक कैसे पहुँचेगा, तो ये जो प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में हमने खाने का देखा, इसको ये जो प्रोसेस देखा। अब यहाँ पर जो पचा हुआ खाना है, देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सबसे भीतर की लेयर होती है उसके अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है उंगली के आकार की, जिसको कहते हैं विलाई। इसका भीतरी लेयर में ये विलाई क्या करती है, ये उंगली के इस तरीके की उंगली के आकार की स्ट्रक्चर होती है। ये विलाई ही ब्लड में हमारे इस डाइजेशन यानी पचे हुए खाने को पहुंचाने का काम कौन कर रही है, ये विलाई करती है। इस विलाई के द्वारा ही हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने खाना पचाया है, इस विलाई के द्वारा ये खाना किस में मिक्स होएगा, ये खाना जाएगा ब्लड में जाएगा। और ब्लड में जो खाने का पार्ट जाता है ये स्मॉल पार्ट जाता है, खाने का सबसे छोटा पार्ट यानी ग्लूकोज बोलेंगे। तो खाने में खाने का कौन सा पार्ट जा रहा है, हमारी बॉडी जो हमारी सेल्स जो खाना लेती है वो किस फॉर्म में लेती है, ग्लूकोज फॉर्म में लेती है। तो हमारे खाने की सबसे छोटी फॉर्म जो मिक्स होती है ब्लड में, इसको ही कहते हैं एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब देखिए जो खाना हमारे ब्लड में गया, ब्लड से फिर पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट होता है ये खाना यानी जो ग्लूकोज हमारी बॉडी की हर एक सेल्स तक जो पहुंचती है, इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। विलाई के स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो खाना पचाया, हमारा सारा जो खाना पचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विलाई स्ट्रक्चर होता है। ये विलाई स्ट्रक्चर ही ब्लड के साथ मिक्स करती है, ब्लड में पहुंचाने का काम कौन करती है, ये विलाई स्ट्रक्चर करती है, खाने को जो पहुंचा रही है। इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ब्लड में जैसे ही खाना पहुंचता है, फिर ब्लड से बॉडी की हर एक सेल्स में जो खाना जाता है वो जा रहा है इस एसिमिलेशन प्रोसेस से।
तो ब्लड से खाना जब हर एक सेल्स में जाएंगे तो इस प्रोसेस को कहेंगे एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। और इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं जब विलाई से ब्लड में जा रहा है। अब चौथे स्टेज की बात आई इजेशन की। इजेशन की हिंदी मलत्याग होता है। इस इजेशन के भी दो पार्ट हैं, रेक्टम और एनस। रेक्टम देखिए मलाशय है, ये मलद्वार है, इसे मलद्वार कहते हैं, एनस को इसे रेक्टम कहते हैं। अब देखिए हमारे कुछ खाने ऐसे होते हैं जो बिना पचे ही इकट्ठे होते हैं। जो वो बिना पचा खाना जो इकट्ठा हो रहा है वो इस रेक्टम में इकट्ठा हो रहा है। यानी जो बेकार गंदगी, जो ठोस गंदगी वाला खाना है वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है, वो हो रहा है इस मलाशय में इकट्ठा हो रहा है। फिर इस मलाशय से ये खाना, जो वेस्ट खाना है, जो बेकार ठोस गंदगी है, वो निकलती है इस मलद्वार के द्वारा, हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। हमारी बॉडी से जो बेकार ठोस मटेरियल निकलता है वो निकलता है एनस के द्वारा। ये बेकार ठोस मटेरियल इकट्ठा होता है रेक्टम में। ये दोनों पार्ट है इजेशन के। इजेशन यानी बेकार ठोस गंदगी को बाहर निकालने वाला पार्ट होता है इजेशन। तो ये हमने सारा डाइजेशन प्रोसेस देख लिया है। अब देखिए यहाँ से एक मैं इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ पॉइंट। देखिए हमने देखा कि प्रोटीन, इसमें सब जगह पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंजाइम बन रहे हैं। प्रोटीन को पचाने का काम मैंने बताया, ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, ये कहाँ पे है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज में है। वो किसको पचाने का काम कर रहा है, प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम कौन कर रहा है, स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस है वो कर रहा है। लेकिन एंजाइम्स भी इसमें डाइजेस्ट होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं। लेकिन देखिए इस डाइजेशन सिस्टम में मैं बताने वाली हूँ कि एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, वो पार्ट है लीवर। लीवर में एंजाइम बिल्कुल नहीं, लीवर है, ये जो लीवर है इसमें एंजाइम जो है अब्सेंस देखा गया है। लीवर के अंदर एंजाइम्स बिल्कुल नहीं होता है, इसके अंदर अब्सेंस देखा गया है एंजाइम्स, नो एंजाइम्स इसके अंदर होता है। तो ये हमने अब यहाँ पर डिस्कस कर लिया है डाइजेशन सिस्टम। आई होप ये डाइजेशन सिस्टम मैंने बताया एकदम इजी वे में सभी को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार सेशन में। जो अगला मज़ेदार सेशन होने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे ये जो गाय भैंस होती हैं ये जुगाली क्यों करती है। इनकी बॉडी में भी हमारी तरह डाइजेशन सिस्टम होता है, फिर ये जुगाली क्यों करती है, इसी प्रोसेस को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दांतों के बारे में देखेंगे कि ये हमारे जो इंसाइजर कैनाइन टीथ होते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो अगला जो सेशन होने वाला है वो भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी वेट कीजिएगा। आई होप ये टॉपिक भी सभी को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।